हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं एक और सीटेट के लिए मैराथन क्लास, जिसमें कि हम पेपर 2 के लिए मैथ एंड साइंस आज हल करेंगे। दोस्तों आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है दोस्तों। और जो भी आपका जो पार्ट है मेन सब्जेक्ट का, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उनके क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा बिना पेन के हल करेंगे, और जिससे आपका एग्जाम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने आपके सामने मैथ और जी और साइंस के क्लास को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो और आपको इनमें से जो हम आज पेपर लेकर आए हैं उसमें से काफी एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना है दोस्तों। तो आप अच्छे से देखिए और जितने भी कैंडिडेट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को अच्छे से आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 से चालू है, भाग 4 है ये, और गणित का पोर्शन आप पहले हल करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 67, 61, पी क्यू आर एस 41 को अवरोही क्रम में भाज्य संख्याओं की व्यवस्था है, इनमें से कौन सी संख्या 53 है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में ये संख्याएं आपको दी गई है दोस्तों, किसमें, अवरोही क्रम में दी गई हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में, और कैसे संख्या भाज्य संख्याएं हैं, ये व्यवस्था है, एक क्रम में लगी हैं, इनमें से कौन सी संख्या 53 होगी वो आपको बताना है। पी होगी, क्यू होगी, आर होगी कि एस होगी, कौन से नंबर पर आएगी वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए अवरोही क्रम में लिखा है, तो आपको पता है कि 67 दिया गया है, 67 से पहले क्या आता है, 61 आता है। 61 से पहले दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो वो आती है 59 आती है। 59 से पहले क्या आती है दोस्तों, 53 आती है। 53 से पहले क्या आती है, 47 आती है। 47 के बाद 43 और उसके बाद 41। अब आपको दे रहा है, देखो 67 दिया है, 61 दिया है और 41 दिया है, तो आपको जो दे रहा है उसके हिसाब से ये हो गई आपकी पी, ये हो गई क्यू, ये हो गई आपकी आर, और ये हो गई एस। क्या पूछा है, तो ये पूछा 53। 53 क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्यू। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्यू जो है राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 92वां क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है आपसे, यदि एक्स की एक्स इक्वल टू इतना दिया है, वाई इक्वल टू इतना दिया, जेड इक्वल टू इतना है, तो इनमें से कौन सी विकल्प क्या है, सही है। यानी कि हमें बड़े और छोटे की ओर लगाना है। तो आपको पता होगा बड़े और छोटे की ओर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, इनकी जो पावर है वो समान करनी होती है। क्या करनी होती है दोस्तों, पावर को समान करना होता है। अब पावर कैसे समान करते हैं, आपको पता है ये कितना लिखा है यहाँ पर, 1/3 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, ये 1/6 लिखा है। तो ये जो है x की पावर, अब ये जो यहाँ पर लिखा है 1/3, इसकी है 1/4, इसकी है 1/6, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर जो भी वैल्यू है उनको 12 बनाना है। तो देखिए दोस्तों एक्स का मान हमें दे रहा है, अब हमें एक्स से कोई जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे डायरेक्ट उनका मान लिखेंगे। देखिए दोस्तों 9 लिखा हुआ है, ठीक है, अब 9 लिखा है, पावर कितनी है बनानी है हमें, 12, तो 1/12 हो जाएगी। अब 12 में कितने, 3 में कितने गुणा करूंगा, 4 का, तो 4 मैंने अंदर रख दिया, ये लिखा मैंने। ऐसे ही आप बनाएंगे इसे, तो 11 की पावर 3 कर दो, इसकी भी पावर 1/12 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से 17, इसकी पावर 2 कर दो, इसकी भी पावर 1/12 हो गई। जब पावर समान हो जाती है तो हमें संख्या देखनी होती है दोस्तों। अब यहाँ पर ये आपने तो कर दिया, अब इनकी वैल्यू निकालनी है। तो 9 की पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 656, कितना, 656। 11 की पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 1331। ठीक है, और 17 की पावर 2 का मान होता है 289। अब आपको ये संख्या देखनी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है, और ये जेड का मान है। तो जो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जो जेड है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है, वाई है, उससे छोटा क्या है, एक्स है। और ये क्रम कहाँ पर बना हुआ है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। जेड सबसे बड़ा, उससे छोटा वाई, उससे छोटा जेड।
तो ये बना है ऑप्शन नंबर 1 में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रहा है, देखो एक्स छोटा है सबसे बड़ा वाई उस सबसे बड़ा जेड है। यहाँ पर एक्स सबसे बड़ा है तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पर जेड सबसे बड़ा है मगर बीच में एक्स आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ जेड सबसे बीच में आ गया, तो ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये दो समीकरण दे रहा है का मान होगा। अब आपको पता है इसमें से आपको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले इनको सही से लिखना है। देखिए दोस्तों कोष्टक हटाना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। देखिए ये लिखा है आपका 9xy प्लस 7xy प्लस 9y² माइनस, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाएंगे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 8 माइनस की x² माइनस की xy प्लस की xy और ये हो जाएगा माइनस का y²। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इनको क्रम से लगाना है। सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम कौन सी घात, देखिए ये कितना लिखा है 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 में एक जीरो जोड़ दो 17xy हो गया, कितना 17xy हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखिए अब आगे क्या लिखा है y² कितना 8 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये माइनस का घटा देंगे तो प्लस का 9 है, 9 में से 8 y² रह जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया आपका x रह गया, तो x ये लिखा है तो इसे लिख दो माइनस की x²। अब क्या रह गया 8 रह गया, तो ये जो जहां पर लिखा है वही आपका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। तो 17xy माइनस 8y² माइनस x, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है आपसे, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका व्यास 4 सेमी है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास क्या है 4 सेमी है। वृत्त का व्यास दे रहा है आपको, क्या दे रहा है व्यास, तो त्रिज्या आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो त्रिज्या आधी होती है तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगी 2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब क्या कहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको पता होगा कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर लिखेंगे आर का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, तो कितना हो गया 4 पाई हो गया आपका। अब उसने क्या कहा है वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, तो वर्ग जो भुजा निकालेंगे वृत्त का वर्ग की भुजा निकालेंगे इसके बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है भुजा स्क्वायर होती है। मैंने मान लिया ए, तो ए स्क्वायर, यहाँ से आप वर्गमूल लेंगे तो ए का जो मान निकल के आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 में बाई, ये आ गया भुजा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है, तो आपको पता है परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप, किसका दोस्तों वर्ग का परिमाप। परिमाप में आप निकालेंगे तो यह होता है 4a, तो 4 इंटू ए का मान कितना है 2 पाई अंडूर पाई, हो जाएगा 8 अंडूर में पाई, ये आपका परिमाप हो जाएगा। किस में रखा है तो 8 अंडूर पाई ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 95। एक प्रभारी द्वारा बेचे गए गेहूं 10% गेहूं निम्न स्तर का था, बेचे गए गेहूं में 10% निम्न स्तर का था। 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर के गेहूं की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि निम्न स्तर के गेहूं की मात्रा 5% होगी, 5% हो जाए कितनी मात्रा मिलाई जाए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि कितना वजन दिया है उसने 150 किलोग्राम। 150 का 10% आप जब निकालते हैं तो कितना आएगा 10% आप निकालेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा ये, तो आपका 10% आ जाएगा दोस्तों 15 किलोग्राम। कितना आ जाएगा दोस्तों 15 किलोग्राम। अब मान लीजिए x किलोग्राम मिलाया गया, तो टोटल में मिला गया तो x प्लस 150 था, 150 में मिलाना है और उसका कितना हो जाए ये 5% हो जाए, तो 5/100, और ये 5% की संख्या कितनी दी है उसने 15 किलोग्राम दी है, कितना 15 किलोग्राम दी है। तो 15, अब इसे हल करना है आप 5 तिया 15 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा x प्लस 150 बराबर 300, ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 300 माइनस 150, तो x बराबर 150 किलोग्राम। ठीक है, 150 आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर है। किसने रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है आपसे, कुछ देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे 96। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है 200 एवं 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका योग कितना है। उन संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। 7 से विभाज्य हो, 200 के बाद में हो, 400 से पहले हो। ऐसी पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 200 के बाद हो जिसमें 7 का भाग जा रहा हो। तो पहली संख्या है मेरी 203, कितनी होती है 203 में 7 का भाग जाएगा, उसके बाद 7 जोड़ दो 210, उसके बाद 217 हो जाएगी। ठीक है, आपने ये निकाली। अब 400 से पहले डॉट डॉट में लास्ट में कितना होगा, तो ये होता है 399 में 7 का भाग चला जाता है। आपने एक सीरीज निकाली, सभी संख्या निकाली। अब इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। योग के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी हैं वो आपको पता होगा तो आप पहले योग निकाल पाएंगे। आप पता होना चाहिए। तो एन का जो मान निकालते हैं, लास्ट संख्या क्या लिखेंगे आप, एन का मान निकालेंगे तो लास्ट संख्या है आपकी 399। ठीक है, माइनस फर्स्ट संख्या 203 बट्टे डिफरेंस कितना एक 7 प्लस कितना 1। तो आप यहाँ से हल करेंगे, ये घटा दीजिए। तो घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों, ये 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसमें लगाना है 7 का भाग, प्लस करना है 1। तो 7 का भाग लाएंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना दोस्तों 14, 5 6 8 हो गया और प्लस 1। ठीक है, तो कितनी आ गया 29 आ गया क्या, एन का मान। अब हमें निकालना है योग। आपको पता है योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, तो फॉर्मूला आपको लगाना होगा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एल। एल का मान कितना है 399। ठीक है, ये आप लगा देंगे तो एन का मान 29/2 और यहाँ से 203 प्लस 399 और जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 29/2 इंटू हल करेंगे 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 2 से आप इसे काट दीजिए 3 0 1, इसमें 29 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 87 30 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया योग दोस्तों 8729 हो गया। किसमें रखा है तो 8729 आपका रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा करके आपको दिखाया है, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चनों को बनाइए दोस्तों। ठीक है, अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले बनाना है और जो नहीं आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। पहली बार में आपको वही करने हैं जो कि आपसे आ रहे हैं। जल्दी आप करेंगे 150 तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे तो आप उनमें से ज्यादा क्वेश्चनों को बना पाएंगे पहली बार में ही। लगभग आप पास लायक 90-100 के आसपास पहली बार में बना लेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चनों पर जाना है जो आपसे थोड़ी देर में बनेंगे पर बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 97 क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 ये आपको किसके बराबर है वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप हल करेंगे तो आप हल कैसे करेंगे वो आपको समझना है कि क्या होगा इसमें हल करने से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप 2 की पावर लिखा है 2 तो ये हो जाएगा 4, 4 की पावर है 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 सही है। ठीक है, अब 3 कितनी बार लिखा है 6 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लिखा आपने। उसके बाद लिखा है 5 कितनी बार है दोस्तों 6 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए दोस्तों सब में 10 की पावर आ रहा है तो 10 बनाने हैं, 0 बनानी है। 5 चौके 20, इस 5 का गुणा करेंगे आप, 5 चौके 20 हो गया। ठीक है, फिर 20 हो गया, अब फिर 20 हो गया, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अब 3 बार ये खत्म हो गया, पचम 25 पहिया 125 होता है। इसमें 5 का गुणा करने 3 का गुणा करने से नहीं आएगा। तो आपका यहाँ से जो आंसर बनेगा 3 त्रिका 9, 9 या 27 या 81 या 243, 243 में आप इसका गुणा करेंगे 2 का फिर 2 का फिर 2 का, क्योंकि यहाँ से 3 बन जाएगी। ठीक है, 20 में 20 बनेगा, 5 का फिर करेंगे 20 पहिया 100 हो जाएगा, 2 जीरो फिर हो गई, 20 पहिया 100 2 जीरो, 20 पहिया 100 2 जीरो, कितनी जीरो हो गई 10 की घात हो गई 6 दोस्तों। यहाँ से हल करने के बाद अब क्या बचा, इनका गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जो आंसर है वो आ जाएगा, इनका गुणा बचा है वो आ जाएगा 729। ये आ जाएगा आपका 729 गुणा 10 की घात
6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर 98। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्यालय एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत आय 15 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत आय 15 सही 1/2 वर्ष हो जाती है। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है आप। तो आपको पता है पहले विद्यार्थी कितने हैं, 20, अब औसत कितना है 15, तो 20 का आप 15 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 300 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है और एक विद्यार्थी आ जाने से इतना हो गया है, एक विद्यार्थी आ गया तो पहले 20 संख्या थी, अब कितनी हो गई संख्या, 21 हो गई। ठीक है, औसत कितना हो गया दोस्तों, तो औसत 21 में आप इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 21 में गुणा कर दो। तो यहाँ से देखिए आप 15 का आप 21 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एक 15 की 5 आंसर 1 और 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, इसमें प्लस का 1 जोड़ दो तो 316 हो जाएगा। 316 बटे 21, यहाँ से 21 से 21 कट गया, कितना आ गया 316। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, कितना है 16 है। तो 16 वर्ष जो नया व्यक्ति है उसकी आय हो गई है। तो 16 वर्ष किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 99। क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इन सभी का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब आपको पता होगा एलसीएम जल्दी से जल्दी आप कितना निकालेंगे। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना, तो इन सभी का 12, 16, 24, 36 का एलसीएम हो गया 144। कितना हो गया दोस्तों, 144। अब देखिए 12 का, 16 का, 24 का, 36 का 144 में तो भाग चला जाएगा। वो पूछ रहा है 7 शेष बचे, तो इसके पास 7 ज्यादा होंगे तभी तो बचेगा, तो 7 जोड़ दो। जब 7 आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 151 वो संख्या है जिसमें 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें रखा है 151, तो 4 में रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 100। क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यदि x + 6 फलन x³ + 3x² + 4x + p का एक गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया है गुणनखंड है तो गुणनखंड होगा तो इसका मान जो दिया है उससे हम 0 लगाएंगे, तो जो यहाँ से x का मान निकालेंगे 6 हो गया, ये मान इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो मान रख दो। 6 का -6 का क्यू करेंगे प्लस 3 इंटू -6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू -6 प्लस के पी और बराबर कितना 0 रख देंगे क्योंकि 0 आना चाहिए। अब 6 का क्यू होता है 216, विषम घात है तो माइनस का रहेगा, प्लस 6 का वर्ग 36 किया, कितना हो जाएगा आपका, तो 36 का आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से गुणा करेंगे। 36 किया होता है 108। ठीक है, वर्ग हमेशा प्लस में आता है तो 108 प्लस के हो गए, यहाँ पर माइनस के 6 चौके 24 प्लस पी बराबर 0। समझ में आ गया यहाँ तक। अब माइनस माइनस के जोड़ दो और उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 और 16 जोड़ देंगे तो आप ये जोड़ दो 0 और 3 और 1 4 और 2, इसमें से आप ये माइनस का ये 108 प्लस का प्लस बराबर लगा के पी लिख दो किसकी, माइनस की, ये बराबर में। अब बचेगा क्या, यहाँ 10 में से गया तो 2, 3 में से 0 गई तो 3 और 1 माइनस का बराबर माइनस के पी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी का मान कितना आ गया 132 आ गया है। तो पी का मान कितना 132 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 101। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ेंगे तब तक मैं आपको यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से, जगह कम है दोस्तों इस वजह से आपको सिर्फ मतलब किससे है कि उस क्वेश्चनों को आपको सीखना है, ये नहीं है कि किससे कहां से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक हैं, आप अच्छे से इन्हें करें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 18 सेमी लंबे 6 सेमी चौड़े और 4 मीटर 18 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े 3 मीटर मोटे चबूतरे में 9 सेमी 4 सेमी और 3 सेमी माप वाली कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, ईंटों की क्या निकालना है आपको, संख्या निकालनी है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चबूतरे का आयतन। इसका दोस्तों चबूतरे का आयतन ठीक है, तो आयतन में ही तो लगाएंगे हम। ठीक है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 12 इंटू 6 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 324 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका आयतन। अब निकालना है ईंट का आयतन। ईंट का आयतन निकालेंगे, ईंट का आयतन इसमें यहाँ भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर ये सेंटीमीटर में दिया है, सबको मीटर में बनाना है। तो 9/100, फिर 4/100 इंटू 3/100। ठीक है, अब यहां से आप हल करेंगे तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ 108 बट्टा कितना हो गया दोस्तों, सभी जीरो लिख दो, कितनी है 6, 1 2 3 4 5, ये आपका ईंट का आयतन आ गया। अब निकालना ईंटों की संख्या निकालनी है, तो आपको आयतन के बट्टे में आयतन लगाना है, संख्या निकालनी है। तो चबूतरे का जो आयतन है वो ऊपर रखो, ईंट का आयतन है वो नीचे रख दो, भाग लगा दो, तो 108 और इंटू वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, तीसरी संख्या 3 2 5 और एक यहाँ लगा दो 6। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, हल करना है। तो आपको पता है यहाँ इससे ये 3 बार में कट जाएगा, तो जो संख्या आएगी 3 और 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 2 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 30 लाख ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10⁶ लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है 3 गुणा 10⁶। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सभी व्यक्तियों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इस फॉर्मूले को, इस तरीके को अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखेंगे और आप बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है सभी को। दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप अच्छे से अपना एग्जाम दें। ठीक है, देखिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 102। क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, देखिए दो संख्याओं का योगफल 45 है। कितना है दोस्तों, 45 है। ठीक है, दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का योग कितना है, 45 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। उन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लासा। तो पहले संख्या पता हो, तो x + y, यानी दो संख्या, एक x मान ली एक y, इनका योग दे दिया उसने 45। अब उसने दूसरी कंडीशन कहा है कि जो उनका अंतर है x - y, वो योगफल का यानी कि x + y का 1/9 है। तो योगफल आपको पता है, तो यहाँ से देखेंगे 45 इंटू 1/9, 9 से काटेंगे 5, अंतर आ गया x - y = 5। अब जब भी आपको इस प्रकार का समीकरण दिया जाए x + y और x - y, तो आपको x का मान निकालने के जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो 45 और 5 50, 50 में 2 का भाग 25 आ जाएगा। और छोटी संख्या का मान निकाला तो अंतर कर दो, 45 में 5 गए 40, 40 में 2 का भाग लगाओ 20। 45 पहली 25 पहली संख्या, दूसरी कितनी है 20 है। इन दोनों का आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको एलसीएम चाहिए, लासा चाहिए। तो इन दोनों का जो लासा है, एलसीएम है, वो आपका होता है 100। कितना होता है 100। तो आपका जो आंसर है वो दोस्तों 100 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 103 कह रहा है, दी गई आकृति में ओपी ओक्यू तथा कोण एओसी बीओसी के समद्विभाजक पीओबी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पीओक्यू का समद्विभाजक जो है वो है ये, इस वाले कोण का समद्विभाजक है ये वाला, इस वाले कोण का समद्विभाजक है ये वाला। तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकाल पाएंगे, आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, पीओसी निकालना है, पीओसी ये पूरे कोण का आधा होगा। ठीक है, ये वाला आधा होगा। इसी प्रकार से COQ ये पूरे इस वाले कोण का आधा होगा, ये वाला। इन दोनों को आधे आधे को जोड़ दें हम, आधा ये, इसका ये आधा है, इसका ये आधा है, तो ये पूरा कोण तो 180 का है। ठीक है, कितने का है 180 का है। तो इस प्रकार से जो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा कोण बना है जो हमें निकालना है, वो इस 180 का आधा ही तो हो गया। तो 180 का आधा कितना होता है 90। तो 90 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आप किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 104, एक उद्यान 500 मीटर लंबा 400 मीटर चौड़ा है।
उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखो दोस्तों, ये किस प्रकार से, इस प्रकार का एक आपको दे रहा है, ठीक है। 500 मीटर इसकी लंबाई है, 400 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब इसमें कह रहा है उद्यान के चारों ओर भीतरी ओर 5 मीटर चौड़ा, भीतरी ओर क्या बनाना है, एक रास्ता बनाना है। इस वाले रास्ते का जो मैं शेडेड कर रहा हूं, इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको पता होगा ये 5 मीटर यहाँ है, तो 5 मीटर इधर भी हुआ, टोटल 10 मीटर कम हो गया। तो 10 मीटर जब कम करेंगे आप, तो यहाँ से आपका जो क्षेत्रफल आएगा 5-5 मीटर का रास्ता छोड़ने के बाद ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले पूरे का बड़े का क्षेत्रफल निकालो, तो 500 इंटू 400 में से घटाना है, 5 5 10 का घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 500 में से घटाएंगे तो 490 हो जाएगा, 400 में से घटाएंगे तो 390 हो जाएगा। अब इसे हल कर लो, यहां से आएगा गुणा करके कितना दोस्तों, ये आ जाएगा 5 चौके 20, 2 2 4 0, 1 2 3 4, 5 जीरो हो गई। यहां से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 19 11 00। इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्षेत्रफल होगा। तो अंतर कितना है दोस्तों, 89 तो जो है अंतर है, ठीक है। यही आपका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है रास्ते का। तो किस में रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में रखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 105। कोई अंकीय संख्या के 2 अंकों का योगफल 15 है, उन 2 अंकों के बीच का अंतर 3 है। योगफल 15 है, अंतर 3 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है। देखिए दोस्तों, x प्लस वाई का मान दे रहा है वो 15, x माइनस वाई का मान दे रहा है 3। अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार का सवाल हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के 2 का भाग लगाना है। 15 और 3 18 का में 2 का भाग लगाएंगे 9 आ जाएगा। छोटी संख्या निकालनी है तो 15 में से 3 घटा दो 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6। तो जो अंक हैं वो 9 और 6 हैं उस संख्या के अंक, ठीक है। 9 और 6 हैं, तो 9 और 6 का क्या करना है, गुणा करना है। गुणनफल पूछा है तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 54। 54 आपका राइट आंसर है। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में रखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 106 कह रहा है आपसे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी बी सी सी ए बराबर 26 हो तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का मान आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। अब देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको बढ़िया तरह आप एग्जाम में बना पाए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। क्या निकलवा रहा है वो लिखेंगे, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3abc इस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। दूसरे कोष्टक में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर आपको जो मान है इनका मान दे रहा है, ये रहा ए बी, इसका मान दे रहा है, इसका मान नहीं दे रहा। इसका मान आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो इसका मान पहले निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी को पता होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये होता है। यहां से आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। ये पहले लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये वाली संख्या इधर आएगी। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है दोस्तों, 9। 9 का क्या हो रहा है, वर्ग। 9 का वर्ग कितना हो जाए, 81। अब माइनस ये वाली संख्या आएगी, 2 कॉमन ले लिए और 2 कॉमन लेके ए बी बी सी सी ए बचा। इसका जो मान दे रहा है वो कितना, 26। तो यहाँ पर 26 रख, कितना 26। अब 81 माइनस 26 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। अब 52 जैसे ही आप घटाएंगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा, 52 घटाएंगे तो आ जाएगा 29। आपने मान निकाल लिया। अब इसमें रख दो फॉर्मूले में। तो आप जो है यहाँ पर रखेंगे, इस वाले में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप इसमें रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे तो इसका मान ए प्लस बी प्लस सी का मान रखेंगे 9 हो गया, ठीक है। कोष्टक लगाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हो गया 29। फिर माइनस लगाया, इसमें से माइनस से कॉमन ले लिए, प्लस का हो गया। जब प्लस का हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 26। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू, अब 29 में से आप जब 26 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3। 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 तिया 27।
कितना 9 27 आ जाएगा। 27 आपका राइट आंसर है दोस्तों। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है आपसे 107। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेमी त्रिज्या वाले एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। इसकी आयत की, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 22 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? हल करके 7 से ये काट दो 3 बार और गुणा करेंगे आप 22 का 3 में और 21 का, तो आ जाएगा 1381। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। अब उसने क्या कहा है? अनुपात दिया है, तो इसे अनुपात को बना दो 14x लिख दो इसे, और इसे लिख दो 11x। ठीक है, अब इससे आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 14x इंटू 11x बराबर कितना? 1386। अब यहाँ से x का गुणा x से होगा एक्स स्क्वायर, इसका भाग लगाएंगे तो 14 से आप इसे काटेंगे, फिर 11 से, तो 11 से काटो, तो 11 से काटा 11 1 11 बचा कितना दोस्तों? बच गया 2। ठीक है, 11 दूनी 22 बचा 6, 11 छिके 66। 14 से आप काटेंगे 14 निम्मा 126, तो ये आ गया आपका 9। तो x का आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जब आपने x का मान निकाल लिया है तो क्या पूछ रहा है? परिधि पूछ रहा है, यानी परिमाप पूछ रहा है। तो क्या होता है? 2l प्लस b होता है, हो जाएगा 2 इंटू एल का मान है 14 और 11, दोनों को जोड़ दो 25x हो गया, तो 25 इंटू एक्स का मान 3, तो हो गया 25 दूनी 50 या 150। कितना? 150। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों कितना आ जाएगा? 150। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी बनाना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 108। क्या कह रहा है आपसे? एक बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। एक बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है एक आयत चित्र बनाकर तथा दंड आरेख बनाकर। ठीक है, आयत चित्र बनाकर तथा दंड आरेख बनाकर। ये भी आपका क्या है दोस्तों? राइट है, और ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 109 कह रहा है आपसे संख्या इतने कम है इकाई का अंक क्या होगा? क्या निकालना है दोस्तों? इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के दोस्तों इकाई अंक ही लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 6, यहाँ से लिखेंगे 5, यहाँ से लिखेंगे 0, यहाँ से लिखेंगे 2। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका यहाँ पर क्या आ गया? इकाई अंक 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। अब पावर कुछ भी हो दोस्तों, आंसर क्या आएगा? 0। तो किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110। क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है अमीना 32 के गुणनखंड इस प्रकार करती है कि 1 2 4 8 16 32 तथा इन सभी गुणनखंडों को जोड़कर यह निष्कर्ष निकालती है कि 32 एक संपूर्ण संख्या है। अध्यापक होने के नाते आप किस प्रकार अपनी राय उसको देंगे? अध्यापक होने के नाते आप उसकी राय देनी है, तो आप किस प्रकार से उसको अपनी राय देंगे वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप किस प्रकार से राय देंगे। आप अगर शिक्षक हैं तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कैसे आप राय देंगे, क्योंकि आप ही टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से राय देनी है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बच्चे के हिसाब से सोच करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम पेपर 2 कर रहे हैं, तो पेपर 2 के बच्चे जो 6 से 8 वाले होते हैं उनको ध्यान में रख करके आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अमीना गुणनखंडों का योग ठीक करे तथा योगफल का आधा करके ही निष्कर्ष ज्ञात करे। अमीना 32 के ठीक ठीक गुणनखंड करे, क्योंकि योगफल एक कम है जो पूरा होकर संपूर्ण की शर्त पूरी करता है। अमीना ने संपूर्ण संख्या के रूप में अपना निष्कर्ष ठीक ज्ञात किया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कोई भी निर्णय इस बार उसका सही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? ये गुणनखंड है ही नहीं दोस्तों। गुणनखंड करना चाहिए, गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई इसमें से कोई नहीं आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे? 111 कह रहा है क्या है? अमूर्त एवं संगत संख्याओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? किसका दोस्तों?
अमूर्त संगत संख्याओं के अध्ययन का विषय में से किसको कहा जाता है? हिंदी को, सामाजिक विज्ञान को, कला को या फिर गणित को? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है गणित को। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 112 कह रहा है आपसे, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। क्यों, किसमें सहायक है दोस्तों? वो आपको क्या करना है, बताना है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, ये सभी, तो सभी में गणित क्या है? महत्वपूर्ण है, सभी में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? गणित पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री है उसका विकास किस रूप में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं? किसके? माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, वो आपको बताना है। तो ये हो जाती हैं अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 115 कह रहा है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, वो आपको बताना है। ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति है कि बौद्धिक आदतों के विकास में है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में है? तो ये है सभी दोस्तों, ये सभी आपका राइट आंसर है। इन सभी में सहायक महत्वपूर्ण है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में किसकी सहायता से युग्म बनाता है? किसकी सहायता से युग्म बनाता है, वो आपको बताना। तो इसमें है संगठित करके युग्म बनाता है, संगठित करके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? गणित पाठ्यक्रम के क्या है दोस्तों? उपागम है। कौन से हैं, वो आपको क्या करना है, बताना है। क्रिया केंद्रित उपागम है, अनुभव केंद्रित उपागम है, विषय वस्तु केंद्रित है, या ये सभी है? तो ये सभी उपागम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान मिला है, वो क्या है, कारण क्या है उसका? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्या इनमें उपरोक्त सभी क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, क्या दोष है दोस्तों, को बताना है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, ये दोस्त है। लचीलेपन का अभाव है, यहाँ पर लचीलापन नहीं, इसलिए ये दोस्त है। विषय में सह संबंधों का अभाव है, तो यहाँ पर आज जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आपका राइट आंसर है। ये सभी दोष हैं। अगला क्वेश्चन 120 कह रहा है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों आपकी साइंस स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, देखिए दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, आयोडीन एवं पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किस प्रकार किया जा सकता है? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को क्या करना है, हमें पृथक करना है। किस प्रकार से किया जा सकता है, वो आपको बताना है दोस्तों। ये किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये किया था ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया से, क्योंकि आपको पता है वो जो आयोडीन है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को फॉलो करती है। ठीक है, क्योंकि ये ठोस से डायरेक्ट किसमें बदल जाती है दोस्तों, गैस में बदल जाती है, लिक्विड में नहीं बदलती है। और पोटेशियम क्लोराइड दोस्तों क्या हो जाता है, लिक्विड होता है। तो इसलिए आपको इस विधि से आपको क्या है, ये आयोडीन अलग हो जाएगी, अलग प्राप्त हो जाएगी। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है आपसे, रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के लिए
पहला है, यदि किसी अयस्क में धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहे अयस्क से लोहे का तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। एक चुम्बक का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ने पर प्राय चुम्बक का कण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या इसमें से आपका राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चुम्बक क्या नियम क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। चुम्बक का तोड़ा जाएगा, तो जब भी चुम्बक है, अगर आप उसको दो भागों में बांटते हैं तो अलग अलग चुम्बक बन जाती हैं। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले हो रही है वही बाद में हो जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हो गया गलत। अब कह रहा किसी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन, हाँ ये सही है। अब लोहे का निष्कर्ष करें रासायनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो पहला दूसरा किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 123 क्या कह रहा है आपसे, अपस्फोटन क्या है दोस्तों, अपस्फोटन को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो ये किया जाता है टेट्राएथिल लेड का, टेट्राएथिल लेड का उपयोग किया जाता है अपस्फोटन कम करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया है। आप अच्छे से इनको याद कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए आधुनिक शल्य चिकित्सा में जो पिन प्रयोग किए जाते हैं वे बने होते हैं। क्या लगाया जाता है दोस्तों, जब सरिया डाली जाती है हड्डी जोड़ने के लिए, उसमें पिन लगाए जाते हैं। तो पिन किसके बने होते हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये पिन बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के, क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्रिया नहीं करती है तो यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैलता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील के पिन बनाए जाते हैं दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल, वसा तथा जंतु वसा को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल तथा वसा को जंतु वसा को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ट्रांसएस्टरीफिकेशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद कर लें दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूध पिलाने के बाद नवजात शिशु द्वारा उल्टी में दही जैसा पदार्थ निकलता है, क्योंकि दही जैसा पदार्थ दोस्तों क्यों निकलता है वो आपको क्या करना है, बताना है। जब वो उल्टी करता है दोस्तों दही जैसा पदार्थ निकलता है, दूध क्यों नहीं निकलता, क्यों दही बन जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए दोस्तों, रेनिन एंजाइम दूध, रेनिन क्या होता है दोस्तों, एक एंजाइम होता है तो दूध की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है, इसलिए वो दही का रूप धारण कर लेता है। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये ऑप्शन आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि रेनिन एंजाइम दूध को की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदलता है, जिससे वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उल्टी में दही के रूप में निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 127 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है। लेग्यूमिनोसी कुल का जो पौधा है उसकी जड़ों में की ग्रंथियों में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, वो कौन सा जीवाणु है वो आपको बताना है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं पता है तो आप यहाँ से अच्छे से याद करेंगे। ज्यादातर बच्चे क्या लगाएंगे, राइजोबियम लगाएंगे, क्योंकि ये दालों की गांठ में पाया जाता है। मगर यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, नाइस्टाक है। नाइस्टाक जो जीवाणु है वो यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, इसका क्या कारण है। महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र जो है दोस्तों, वो यहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, भविष्य में यहाँ पर भूकंप सबसे ज्यादा आने की संभावना है। किस कारण से आने की संभावना, वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर ये जो है
गलत लगा दिया मैंने, नाइट नहीं है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर लगाएंगे राइजोबियम पौधा ही है, क्योंकि ये सभी की गांठों में पाया जाता है दोस्तों। राइजोबियम आपका सही है, मुझसे गलती हो गई दोस्तों, मोस्ट है, इसे आप याद रखेंगे अच्छे से। राइजोबियम ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र भविष्य में भूकंप का प्रभावित होने की संभावना है, क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पर है कोयना बांध। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जिस वजह से वो टूटेगा तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है आपसे, भारत के सख्त खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है। भारत के सख्त खंड के ऊर्जा स्रोत हैं, उनका सही क्रम क्या है, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा तापीय होती जो ऊर्जा स्रोत देता है वो देता है ताप, तो तापीय हो गया, ठीक है। उससे कम देता है जल, जलीय हो गया। उससे कहता है अणु, तो आणविक हो गया, ठीक है। और सबसे कम देता है वायु, क्या देता है, वायु। तो तापीय, जलीय, आणविक और वायु किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। करते हैं 129 प्रश्न पर। कह रहा है, यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा? समुद्र तल में रहने वाला व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो उसका क्या होगा, वो आपको बताना। तो उसका होगा, उसके रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है? जल को कौन प्रदूषित नहीं करता है, वो आपको बताना है दोस्तों। भारी जल है, भारी जल CD, PB और HG, अपमार्जक, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, जो जल को प्रदूषित नहीं करता है वो है एक्स किरणें। एक्स किरणें जल को प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? किसकी कमी से, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, वो आपको बताना है दोस्तों। क्या लक्षण है? तो दोस्तों ऑप्शन है, गुर्दे में खराबी आ जाती है, विकास की दर मंद हो जाती है, हार्मोनिक असंतुलन होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका राइट है दोस्तों वो क्या है, हार्मोनिक असंतुलन हो जाता है, हार्मोन में कमी हो जाती है, कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम कोई कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, हमें थकान क्यों महसूस होती है? हमें थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या? लैक्टिक अम्ल जमा होने से मांसपेशियों में क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होने लगती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 134 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 134। कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या निकालना है दोस्तों, असत्य निकालना है। कौन सा कथन गलत है वो आपको देखना है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, सही बात है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को बढ़ाता है। यहाँ पर दोस्तों केवल शब्द लगा है, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो आपका यही गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के, क्या कह रहा है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है दोस्तों, वो आपको बताना है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ये आवश्यक, ये नहीं है दोस्तों। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ये भी आवश्यक नहीं है। प्रकाश एक माध्यम से गुजर रहा है, ये आवश्यक है। यहाँ पर माध्यम नहीं, पहले प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये नहीं सघन से विरल में जा रहा है, कोई भी माध्यम हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, एक नौका में लोहे की कील भरी है, नौका में लोहे की कील भरी है, यह नौका एक झील में पानी पर तैर रही है। यदि लोहे की कील को हटा दिया जाए तो तल का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, गिर जाएगा, समान रहेगा, कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्या आंसर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, समान रहेगा, क्योंकि जल का जो भी नाव का क्षेत्रफल है वो जल का जितना भार पहले उठाएगा वही बाद में उठाएगा, तो यहाँ पर जो जल का स्तर है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है।
तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 137 कह रहा है आपसे, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की उपस्थित मात्रा का यह सही क्रम है। मात्रा का सही क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होती है दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। उससे कम होती है दोस्तों, उससे कम क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन। और उससे कम होती है दोस्तों आर्गन। क्या होती है, आर्गन। तो ये सबसे ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये अब कह रहा है पाई जाने मात्रा का सही वृद्धि क्रम क्या है, वृद्धि क्रम। तो सबसे पहले छोटा आएगा तो आर्गन पहले आएगी, आर्गन पहले नंबर पे आएगी, दूसरे पे ऑक्सीजन आएगी, तीसरे पे ये आएगी। तो आर्गन पहले किस में रखा है, तो आर्गन एक में ही रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, राइट आंसर है। ये 78% होता है, ये 29% होता है, और ये 0.091% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो CO2 की मात्रा है दोस्तों वो कितनी होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, 0.03% होती है, ठीक है। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे, रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। कौन सा उसका उसको रोग है, उस वजह से ये चीजें उसको दी जा रही हैं। तो उसको रोग क्या, रिकेट्स है, बेरी है, स्कर्वी है, रतौंधी है। देखिए दोस्तों, उसको रोग है कौन सा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ विटामिन सी का नहीं है, इसलिए उसको जो रोग होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष खड़ा है, मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 सेमी की दूरी पर बनता है, मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, समतल दर्पण में जितनी दूरी व्यक्ति की होती है उतनी ही दूरी मनुष्य के प्रतिबिंब की होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, क्या कह रहा है, समतल दर्पण प्रतिबिंब की, मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 सेमी की दूरी पर होता है। यहाँ पर मनुष्य खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, 6 सेमी है। तो इसकी जो है कह रहा है मनुष्य से दर्पण की दूरी कितनी होगी, तो इसकी आधी होगी, 3 ये होगी, 3 ये होगी, क्योंकि समान दूरी पर बनता है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर, 3 मीटर की दूरी होगी। अगला क्वेश्चन 140वां क्वेश्चन कह रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है वो आपको बताना। तो इसका जो अर्थ है वो होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हों, सभी पहलू यानी सार्वभौमिक विकास हो रहा हो, वो इसका क्या होता है, मूल्यांकन का सही क्रम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस कथन को कहा है, ये कथन किसका है वो आपको बताना है दोस्तों। ये कथन किसका है, तो ये कथन है दोस्तों कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग ने कहा था कि बच्चे का क्रमिक मूल्यांकन जो है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है आपसे, 142 कह रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बना पदार्थ क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोजन से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों यौगिक। क्या कहलाता है, यौगिक। यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 143 कह रहा है, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कक्षा कक्ष में शिक्षण हेतु कैसी हैं, आवश्यक है, हानिकारक है, समस्या है या लाभदायक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, समस्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्या निकालना है, गलत निकालना है। किसके संदर्भ में, टोली शिक्षण के संदर्भ में गलत कथन निकालना है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो कह रहा है गलत निकालना है। देखिए, सामूहिक विचार विमर्श होता है, तो ये तो सही बात है, टोली में यही होता है। शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है, ये भी सही है। केवल व्यावसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रहा है, गलत। तो यही आपका क्या दोस्तों राइट है आंसर है, गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि की सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। खोज विधि की सीमाओं में कौन सा कथन कैसा है दोस्तों, सत्य है।
संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। इस विधि से खोज अधिक तथा समय की बचत होती है। सभी विद्यार्थियों के लिए समग्र सामग्री उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सत्य पूछा है किसमें, खोज विधि, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में खोज की कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। नियमितता, परिशुद्धता, क्रियाकल्पता या ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ये सभी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को तर्कपूर्ण विचार प्रणाली द्वारा निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है दोस्तों? कथन वाले सभी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये कथन है दोस्तों आइंस्टीन का। किसका है दोस्तों? आइंस्टीन का। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की खराबी या कमजोरी की वजह से अगर अधिगम में कठिनाई आए तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है वो आपको बताना है। विचारात्मक कदम, व्यक्तिगत निर्देश, भावात्मक प्रतिफल या 2 और 3। तो देखिए दोस्तों व्यक्तिगत निर्देश देने से कोई बीमारी सही नहीं होती है, भावनाओं से कोई बीमारी सही नहीं होती। उपचारात्मक कदम उठाएंगे जिससे उसकी बीमारी सही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्री का विज्ञान में अवसर बहुत कम है। दृश्य श्रव्य सामग्री के सहायक साधनों के रूप में हम रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन आदि का नाम ले सकते हैं। भारतीय विद्यालयों में इनका प्रयोग आर्थिक दृष्टि से प्राय असंभव है। इनमें से कौन सा आपका कथन सही है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, विचार सही है। देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री का विज्ञान में बहुत कम उपयोग है, ये तो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत उपयोग है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर क्या रहा है? दृश्य सामग्री, देखने वाली सामग्री की बात हो रही है यहाँ पर है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रो, यहाँ पर ये तो श्रव्य सामग्री है, ये भी श्रव्य सामग्री, ये भी दृश्य सामग्री तो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगर भारतीय विद्यालय में इनका उपयोग आर्थिक दृष्टि से संभव, ये सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहा है? क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है? यहाँ पर पूछा कि असत्य पूछा है। तो दोस्तों देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री विज्ञान में अवसर बहुत कम है, तो ये बात है सही। यहाँ पर कह रहा है दृश्य श्रव्य भी कहा है, दृश्य भी कहा है, तो रेडियो देखता भी है और टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन ये दोनों में आते हैं दोस्तों, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये जो है क्या है? गलत है, गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? किसका दोस्तों? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो आपको पता होगा वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रिट्स को। थियोफ्रिट्स को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आज सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना है। आप के लिए हमने मैथ एंड साइंस के और 2 प्रैक्टिस सेट पीछे अपलोड कर दिए हैं, तो आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिए दोस्तों। उनको भी देखने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और क्लास में। आप सभी को अच्छे से एग्जाम देना है दोस्तों, एक और क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।